नमस्कार, राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। चुनाव किसी भी लोकतंत्र के लिए त्योहार सरीखे होते हैं। इसमें एक बेहतर कल के लिए आम आदमी की आकांक्षाएं और उम्मीदें जुड़ी होती हैं। लेकिन इसी चुनावी प्रक्रिया में कुछ ऐसी चिंताएं भी जुड़ी हैं जो बीते 70 साल से लोकतंत्र के इस पर्व का स्वाद कड़वा कर देती हैं। पॉलिटिकल फंडिंग और खर्च का सवाल भी चिंताओं की इस फहरिस्त का हिस्सा है। यूं तो चुनाव में चंदा देना आम बात है, लेकिन ये चंदा कौन दे रहा है, कितना दे रहा है, किसे दे रहा है और क्यों दे रहा है, ये सवाल हर चुनाव में उठते रहे हैं। वैसे हमारे जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत कई बातें ऐसी हैं, जैसे एक सीमा जिसके ऊपर कोई खर्च नहीं कर सकता, जितना खर्च हुआ भी है उसका ब्यौरा चुनाव आयोग को दिया जाए। लेकिन इसके बावजूद पॉलिटिकल फंडिंग और खर्च में पारदर्शिता के सवाल बरकरार रहे। चुनाव आयोग की ओर से कई बार इस मसले पर सुझाव दिए गए, पर राजनीतिक दलों में आम सहमति नहीं बन पाई। लेकिन केंद्र सरकार ने अब एक बड़ा फैसला लिया है। चुनावी चंदे के लिए सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड की व्यवस्था जारी की है। सरकार को भरोसा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड से चुनावी चंदे की प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी। क्या है ये इलेक्टोरल बॉन्ड, कैसे और कौन इन्हें जारी करेगा, इनसे क्या उम्मीदें बांधी जाएं और क्या चुनौतियां होंगी इनकी राह में, ये तमाम सवाल आज विशेष में। और इसके अलावा बात होगी चुनाव सुधार की और दुनिया के दूसरों मुल्कों की जो व्यवस्था है उनकी भी। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो राजनीति में काले धन पर रोक और भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के मकसद से सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लागू की है। भारत दुनिया का पहला ऐसा देश है जहां चुनावी फंडिंग को पारदर्शी बनाने के लिए इस तरह के बॉन्ड जारी किए गए हैं। सरकार ने चुनाव में राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का ऐलान किया है। देश का कोई भी नागरिक, कंपनी या संस्था चुनाव में चंदा देने के लिए ये बॉन्ड खरीद सकते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की निर्धारित शाखाओं में ये बॉन्ड 1000, 10,000, 1 लाख और 1 करोड़ रुपए की कीमत में उपलब्ध है। बॉन्ड खरीदे जाने के 15 दिन तक मान्य होंगे। पैसा क्लीन हो जाएगा और इसमें ट्रांसपेरेंसी के 2 लिम्स होंगे कि जो देने वाला होगा उसके अकाउंट्स में रिफ्लेक्टेड होगा उसने कितने खरीदे हैं, और पॉलिटिकल पार्टी को भी ये डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि मुझे कुल योग टोटल कितना इलेक्टोरल बॉन्ड मिला है। ये एक सुधार है। इसमें और भी कोई सुझाव आते हैं इसको लागू करने के बाद तो उसको हम लोग सोच सकते हैं। राजनीतिक पार्टियों को बॉन्ड के जरिए चंदा देने की योजना का ऐलान 2017-18 के आम बजट में किया गया था। सरकार का दावा है कि इससे चुनावी फंडिंग में पारदर्शिता आएगी और ये बॉन्ड चुनाव में काले धन के इस्तेमाल पर रोक और राजनीतिक भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में सहायक सिद्ध होंगे। इससे पहले सरकार ने राजनीतिक दलों को 2000 रुपए से ज्यादा का चंदा नकद लेने या देने पर प्रतिबंध लगा दिया था। आम बजट में ही प्रावधान किया गया था कि 2000 रुपए से अधिक का चंदा चेक या डिजिटल ट्रांजैक्शन के जरिए ही लिया जा सकता है। और इनकैशमेंट के बीच में केवल 15 दिन का समय रखा गया है, और 15 दिन इसलिए रखा गया है कि ये कहीं पैरेलल करेंसी के रूप में न बन जाए। इसमें ट्रांसपेरेंसी इतनी आएगी कि जो व्यक्ति डोनेशन देता है उसकी बैलेंस शीट में ये रिफ्लेक्ट होगा कि उसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे हैं। स्वाभाविक है किसी न किसी राजनीतिक दल को दिए होंगे, किसको दिए होंगे इसकी जानकारी नहीं होगी। और हर पॉलिटिकल पार्टी अपने नोटिफाइड अकाउंट में हर वर्ष कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हैं उसकी रिटर्न इलेक्शन कमीशन के सामने भरेगी। चुनाव सुधार के लिए काम कर रही संस्थाएं दानकर्ताओं का नाम गुप्त रखे जाने पर नाखुशी जता रही हैं। इन लोगों का कहना है कि नाम जाहिर न होने से बॉन्ड का असली मकसद हल नहीं होगा। चुनाव जीतने के बाद कौन सी पार्टी किस संस्था या कंपनी के हितों के लिए गैर वाजिब मदद करती है, इस पर लगाम लगा पाना भी मुश्किल होगा। अपनी बजट स्पीच में कहा था कि पिछले 70 साल से हम ट्रांसपेरेंसी और पॉलिटिकल फंडिंग, यानी जो पॉलिटिशियन को, पार्टीज को फंड देते हैं, उसमें पारदर्शिता नहीं है, दिखाई नहीं देती, और उसके बिना फ्री एंड फेयर इलेक्शन पॉसिबल नहीं है। तो हमने ये सोचा कि अब उसमें ट्रांसपेरेंसी लाई जाएगी। तो ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड हैं, इससे ट्रांसपेरेंसी तो जो थी वो भी ख़त्म हो जाएगी।
वो किस तरह ख़त्म हो जाएगी कि भाई किस कंपनी ने किस पार्टी को दिया, ये तो हमें पता ही नहीं लगेगा। यही तो जानना था। और ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या था? चुनाव में पारदर्शिता लाने और राजनीतिक चंदे को सार्वजनिक करने की मांग लंबे अरसे से उठती रही है। आम धारणा है कि चुनावी चंदा राजनीति में भ्रष्टाचार की बड़ी वजह है। राजनीतिक दल सरकार बनने पर चंदा देने वालों के हितों की अनदेखी नहीं कर पाते। साथ ही नीति निर्धारण में आम जन के मुकाबले चंदा देने वालों को तरजीह मिलती है। पारदर्शिता के लिए लड़ रहे लोगों का ये भी कहना है कि चुनावी चंदे का स्रोत सार्वजनिक न होने से राजनीति में काले धन और गलत तरीके से कमाए गए पैसे की आवक बढ़ती है, जो स्वतंत्र और मजबूत लोकतंत्र के हित में नहीं है। मोहम्मद फतेह टीपू के साथ जैगा मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। अब सवाल ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड दरअसल हैं क्या, इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी और कैसे ये जारी किए जाएंगे और कौन इसके लिए पात्र होंगे और इसके लिए राजनीतिक दलों को क्या करना होगा। इन तमाम सवालों के लिए देख लेते हैं ये खास रिपोर्ट। नोटबंदी और जीएसटी जैसे ठोस कदमों के बाद सरकार ने राजनीतिक चंदे की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने पर जोर देना शुरू किया है। इलेक्टोरल बॉन्ड इसी मुहिम का हिस्सा हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए सरकार ने कैशलेस अर्थव्यवस्था की तरफ भी कदम बढ़ाया है। 2017 के बजट में सरकार ने इस योजना का ऐलान किया था और एक लंबी प्रक्रिया और विचार मंथन के बाद अब जाकर इसे अमली जामा पहनाने की तैयारी हुई है। इसमें कोई फर्जी व्यक्ति राजनीतिक दल रजिस्टर करवा के पॉलिटिकल पार्टी ना बना पाए, जो रजिस्टर्ड होंगे इलेक्शन कमीशन के साथ और जिनको पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट मिलना चाहिए ताकि कुछ ना कुछ उनकी फॉलोइंग हो, वही एलिजिबल होंगे। हर राजनीतिक दल को एक नोटिफाइड बैंक अकाउंट देना पड़ेगा चुनाव आयोग को, और ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स केवल उसी बैंक अकाउंट में इन कैश हो पाएंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड दरअसल बियरर चेक जैसे होंगे। राजनीतिक पार्टियां अपने खाते में बॉन्ड भुना सकेंगी। इलेक्टोरल बॉन्ड का इस्तेमाल देश में पॉलिटिकल फंडिंग के लिए किया जाएगा और ये ब्याज मुक्त होंगे। भारत का कोई भी नागरिक, कंपनी या संस्था पॉलिटिकल फंडिंग के लिए बॉन्ड खरीद सकेंगे। हालांकि बॉन्ड से सरकार को यह पता नहीं चलेगा कि चंदा किसने दिया है। ये बॉन्ड स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की विशेष शाखाओं में मिलेंगे और हर पॉलिटिकल पार्टी अपने नोटिफाइड अकाउंट में हर वर्ष कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हैं उसकी रिटर्न इलेक्शन कमीशन के सामने भरेगी। यानी पॉलिटिकल पार्टी भी चुनाव आयोग को यह बतला देगी कि मेरे पास कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स आए हैं, और इसलिए ये पैसा वो होगा केवल बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से खरीदे जाएंगे। सरकार के मुताबिक ये बॉन्ड्स 1000 रुपए, 10,000 रुपए, 1 लाख रुपए, 10 लाख रुपए और 1 करोड़ रुपए के मूल्य में उपलब्ध होंगे। चुनावी बॉन्ड्स पर दानदाता का नाम नहीं होगा और इसे केवल अधिकृत बैंक खाते के जरिए ही 15 दिनों के भीतर भुनाया जा सकता है। बॉन्ड्स खरीदने वालों को एसबीआई को केवाईसी की जानकारी देनी होगी। इलेक्टोरल बॉन्ड को पारदर्शी और सरकारी निगरानी में लाने के लिए इसमें 3 पक्ष बनाए गए हैं। पहला पक्ष दानदाता का होगा, जो राजनीतिक दलों को चंदा देना चाहता है। दानदाता कोई भी व्यक्ति, संस्था या कंपनी हो सकता है। दूसरा पक्ष होगा देश में राष्ट्रीय और क्षेत्रीय राजनीतिक दल, और तीसरा देश का केंद्रीय बैंक, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। यानी चुनावी चंदे की प्रक्रिया में अब बैंक मध्यस्थ की भूमिका में रहेंगे। हालांकि ये चुनावी बॉन्ड्स उन्हीं पंजीकृत राजनीतिक दलों को दिए जा सकेंगे जिनको पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट मिला हो। सरकार का भला जरूर इसमें हो गया इस हद तक कि भाई ब्लैक मनी भी एक जगह से दूसरी जगह जाती थी, पार्टी को मिलती थी। बॉन्ड ब्लैक मनी में नहीं खरीदे जा सकते, बॉन्ड तो एक्चुअल वाइट मनी में खरीदे जाएंगे। बैंक को अपनी डिटेल बता के, तो बैंक को पता होगा, सरकार को पता होगा। राजनीतिक दलों को चंदे के लिए ब्याज मुक्त बॉन्ड्स भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई से जनवरी, अप्रैल, जुलाई और अक्टूबर महीने में 10 दिनों तक खरीदे जा सकेंगे। आम चुनाव वाले साल में इस विंडो को 30 दिनों के लिए खुला रखा जाएगा। इस बॉन्ड के लिए देश के सभी राजनीतिक दलों को अपने बैंक अकाउंट की जानकारी चुनाव आयोग को देनी होगी। इसी खाते में वो इस बॉन्ड के पैसे को कैश करा सकता है। इससे दान देने वाले को आयकर नियमों के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन का लाभ मिलेगा, जबकि दान लेने वाली राजनीतिक दल को इस तरह से मिले चंदे में छूट मिलेगी, बशर्ते वो अपने आईटीआर में इसका जिक्र करे। मौजूदा वक्त में राजनीतिक दलों में ज्यादातर चंदा नकदी में मिलता है और इसमें पारदर्शिता को लेकर कई सवाल उठते रहे हैं। सरकार को यकीन है कि चुनावी बॉन्ड की व्यवस्था से इसमें काफी हद तक पारदर्शिता आएगी।
ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। चुनाव में होने वाले भारी भरकम खर्च को देखते हुए राजनीतिक पार्टियों के लिए चंदा जरूरी माना जाता है। जानकारों का कहना है कि पैसे के बिना चुनाव लड़ना नामुमकिन है। चुनाव दर चुनाव ये खर्च बढ़ा है, लेकिन इसके स्रोत को लेकर रहस्य बना हुआ है। इलेक्टोरल बॉन्ड चुनाव में अघोषित या काले धन पर पूरी तरह से रोक भले ही ना लगा पाए, लेकिन ये इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम जरूर साबित हो सकता है। चुनाव के दौरान उम्मीदवार के अलावा पार्टियां प्रचार सामग्री की खरीद, जनसभा और नेताओं को जनसभाओं तक लाने में भारी भरकम रकम खर्च करती हैं। ये पैसा कहां से आता है, इसे बताने की बारी आती है तो राजनीतिक दल और नेता खामोशी साध लेते हैं। जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 29C के तहत 20,000 रुपए से ज्यादा का चंदा लेने पर ही दानदाताओं के नाम सार्वजनिक करने होते हैं। हालांकि फरवरी 2017 में सरकार ने इसमें बदलाव किया था। सरकार ने नियम बनाया है कि राजनीतिक दल 2000 से अधिक चंदा ऑनलाइन या चेक के तौर पर ही ले सकते हैं। प्रोविजन था कि कोई भी कंपनी पॉलिटिकल पार्टियों को जो चंदा देना चाहती हैं वो अपने प्रॉफिट के 7.5% से ज़्यादा नहीं दे सकती। तो ये जो 7.5% की लिमिट थी, ये इलेक्टोरल बॉन्ड के संदर्भ में जो लॉ में तब्दीलियाँ की गई हैं उसमें ये लिमिट हटा दी गई है। दूसरी एक कंपनी लॉ में ये बात थी कि अगर कंपनी कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को पैसे देती है तो उसको बताना पड़ता था कि कितने पैसे दिए और किस पॉलिटिकल पार्टी को दिए। चुनाव आयोग को सौंपे गए हलफनामों के मुताबिक चंदे का बड़ा हिस्सा गुप्त दानदाताओं से मिलता है। राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले कुल चंदे में करीब 70 से 80% हिस्सा नकद होता है, यानी चेक या ड्राफ्ट से मिलने वाला चंदा कुल फंडिंग का बेहद मामूली हिस्सा है। जानकारों के मुताबिक राजनीतिक पार्टियां जानबूझकर कम का चंदा लेती हैं या फिर किस्तों में चंदा दिखाती हैं ताकि दाता के नाम को गुप्त रखा जा सके। इस तरह चुनावी प्रक्रिया में भ्रष्टाचार की शुरुआत पॉलिटिकल फंडिंग से ही शुरू हो जाती है। तो ये सब मामले बड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं और अनसर्टेन हैं। अगर काले धन को ख़त्म करना है तो उसका एक बड़ा आसान तरीका है। ये सब ताम झाम जो इलेक्टोरल बॉन्ड का है, ये इसकी बजाय अगर ये एक छोटा सा कानून बना दिया जाए कि हर पॉलिटिकल पार्टी अपना पूरा चंदा डिजिटल तरीके से लेगी और किसी तरीके से नहीं लेगी, तो काला धन खत्म। लोकसभा चुनाव में पिछले एक दशक के दौरान राष्ट्रीय पार्टियों के चंदे में 400% से ज्यादा का इजाफा हुआ है। साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 588 करोड़ रुपए चंदे के तौर पर मिले। कांग्रेस के पास 350 करोड़ रुपए, एनसीपी के पास 78 करोड़ रुपए और बीएसपी के पास 77 करोड़ रुपए आए। इस चुनाव में राष्ट्रीय पार्टियों ने 1308 करोड़ रुपए का खर्चा दिखाया। ये पिछले चुनाव के मुकाबले करीब 50% ज्यादा रहा। हालांकि जानकार वास्तविक चंदा और वास्तविक खर्च इससे कहीं ज्यादा मानते हैं। सरकारी फंडिंग से पॉलिटिकल पार्टी की इस तरह होगा कि फिर जो कॉरपोरेट चंदे हैं ना उन पर टोटल पाबंदी हो जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो बेईमानियाँ होती हैं जो प्राइवेट फंड मिलते हैं, कॉरपोरेट फंड मिलते हैं, क्योंकि कोई मुफ्त में तो आपको 10-20 करोड़ रुपए दान करने वाला नहीं है, कुछ तो उसके बदले उसको चाहिए, तो उस पर अंकुश लग जाएगा जो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा। और सेकेंडली जो चंदा इनको स्टेट फंड से मिलेगा फिर उसका पूरा ऑडिट होगा, CAG से ऑडिट होगा। चंदे के नियम में बदलाव को लेकर चुनाव आयोग सरकार से कई बार अपील कर चुका है। कई संस्थाओं ने चुनाव में पारदर्शिता लाने के लिए स्टेट फंडिंग का भी विकल्प सुझाया। स्टेट फंडिंग का मतलब चुनाव का सारा खर्च सरकारी खजाने से हो, लेकिन राजनीतिक पार्टियों के बीच इस मुद्दे पर व्यापक सहमति नहीं बन पाई। दिसंबर 1998 में इंद्रजीत गुप्ता समिति ने स्टेट फंडिंग पर अपनी रिपोर्ट सौंपी थी, लेकिन समिति ने कहा कि पार्टियों को सीधे तौर पर पैसे देने के बदले उन्हें सुविधाएं दी जानी चाहिए, यानी सरकार पार्टियों की जरूरतों पर खर्च करे, न कि उम्मीदवारों की जरूरतों पर। इससे पहले विधि आयोग ने भी ये कहा था कि 20,000 रुपए से कम चंदा देने वालों के नाम सार्वजनिक किए जाएं। ऐसे में इलेक्टोरल बॉन्ड पारदर्शिता लाने की तरफ छोटा सही लेकिन महत्वपूर्ण कदम है। हालांकि चुनावी बॉन्ड खरीदने वालों के नाम गोपनीय रखे जाने की व्यवस्था के चलते लोग इसके औचित्य पर सवाल उठा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश की आज़ादी के 70 साल से ज़्यादा के वक्त से राजनीतिक फंडिंग को पारदर्शी बनाने की तमाम कवायदें हुई, लेकिन सब नाकाफ़ी साबित हुई। मौजूदा सरकार ने इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करके इस दिशा में काम करने का दावा किया है, लेकिन
इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम क्या रातों रात पॉलिटिकल फंडिंग को पारदर्शी बना देंगे? आखिर इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम कैसे एक पारदर्शी चुनावी प्रक्रिया को सुनिश्चित करेगा और इसके साथ ही साथ इस सिस्टम में कौन सी चुनौतियां हैं, इस रिपोर्ट के जरिए देखते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड जारी करने से सबसे बड़ी उम्मीद उन फर्जी राजनीतिक दलों पर अंकुश की लगी है जो चुनावी प्रक्रिया का इस्तेमाल महज कमाई के लिए करते थे। मसलन चुनाव के नाम पर चंदा जुटाकर हाथ पीछे कर देने वाले दल। भारत में 1900 से ज्यादा छोटे मोटे राजनीतिक दल रजिस्टर्ड हैं और इलेक्टोरल बॉन्ड सिस्टम के तहत सिर्फ वही चंदा लेने के हकदार होंगे जिन्हें पिछले चुनाव में कम से कम 1% वोट मिले हों। इसके अलावा चुनाव में गुप्त धन की भूमिका कम करने में भी इलेक्टोरल बॉन्ड्स मदद देंगे। ये अच्छी बात है, वरना फ्री पैसा मिल रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए तो कोई भी कहेगा कि चलो भाई सरकार इलेक्शन लड़ा रही है, लाओ पार्टी बनाते हैं, पैसा लें, इलेक्शन लड़ें, तो उसका जो छुटकारा हो जाएगा कि 1%। और 1% वोट भी लाना आसान काम नहीं होता, तो इसलिए जेन्युइन पार्टी ही बेनिफिट करेंगी। ये तो इस स्कीम की अच्छाई है, भलाई। साल 2004 से 2015 के बीच हुए विधानसभा चुनाव में विभिन्न राजनीतिक दलों को 2100 करोड़ से ज्यादा का चंदा मिला है, जिसका 60% से ज्यादा नकदी के रूप में लिया गया। एक अनुमान है कि 2004 से हुए लोकसभा चुनावों के दौरान भी क्षेत्रीय दलों ने 33 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा लिया, जिसका एक बड़ा हिस्सा नकद में था। विमुद्रीकरण के बाद से केंद्र सरकार ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था पर जोर दे रही है और इलेक्टोरल बॉन्ड उसी दिशा में एक कदम है। एक नेशनल इलेक्टोरल ट्रस्ट बना दीजिए, उस ट्रस्ट को कंपनियां चंदा दे दें। उन कंपनियों को, जो ट्रस्ट को चंदा देने में तो किसी को कोई डर नहीं है कि मेरे साथ कोई बदला चुका लगा उसको, तो ट्रस्ट को तो बड़े मजे से दे सकते हैं। उस ट्रस्ट के पास जो पैसा आ जाएगा उसमें चंदा देने वाले को टैक्स रिलीफ दीजिए, कंसेशन पूरे दीजिए, ताकि वो खुशी खुशी उस ट्रस्ट में पैसे दे और उस ट्रस्ट में से पैसा पॉलिटिकल पार्टीज को बांट दीजिए। और बांटने का क्राइटेरिया फॉर्मूला भी मैंने सजेस्ट किया है, बेस्ड ऑन एक्चुअल परफॉर्मेंस। हालांकि कई जानकार पॉलिटिकल फंडिंग को लेकर कुछ चिंताएं और चुनौतियों को नजरअंदाज नहीं कर रहे। इनमें सबसे बड़ी चिंता दानदाता के गुप्त नाम की है। जानकार मानते हैं कि जब तक चंदे के लेन देन की जानकारी सार्वजनिक नहीं होगी, तब तक चुनावी चंदे की प्रक्रिया पारदर्शी नहीं हो सकती। हालांकि दानदाताओं की ये चिंता रही है कि नाम सार्वजनिक होने से दूसरे राजनीतिक दल उनके साथ बदले की भावना से पेश आ सकते हैं। इसके अलावा फाइनेंस बिल 2017 में संशोधन के तहत चंदा देने वाली कंपनी के औसत लाभ का 7.5% चंदा देने की अधिकतम सीमा को हटाने के सरकारी फैसले का भी कई जानकार विरोध कर रहे हैं। कंपनियों को राजनीतिक दल का नाम नहीं बताने की छूट का भी जानकार विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा कई दलों का यह भी मानना है कि चंदा देने के लिए राजनीतिक दल फर्जी कंपनियों का भी सहारा ले सकते हैं, जिसे सरकार को गंभीरता से लेना होगा। हालांकि बॉन्ड योजना जारी करते वक्त वित्त मंत्री अरुण जेटली ने योजना के लागू होने के बाद अलग अलग पक्षों से मिल रहे सुझावों के हिसाब से तब्दीलियां करने की बात भी कही थी, जिससे उम्मीद बंधी है कि सभी पक्षों की चिंताओं को सरकार योजना में समाहित करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। 1951 में पहले आम चुनाव के बाद से ही चुनाव सुधार की मांग उठती रही है। इस बीच चुनाव खर्च में कमी, चुनाव में पारदर्शिता और दागियों को चुनाव प्रक्रिया से दूर रखने के लिए चुनाव आयोग और सरकार ने कई कदम उठाए, लेकिन वो नाकाफी रहे। एक नजर अब तक के चुनाव सुधार की मुहिम पर। चुनाव सुधार की कोशिश पिछले कई साल से जारी है, लेकिन राजनीति से दागियों को दूर करने की कोशिश फिलहाल सफल नजर नहीं आ रही है। 90 के दशक के शुरुआत में एनएन वोरा समिति ने राजनीति से अपराधियों को अलग रखने को लेकर अहम रिपोर्ट दी, जिस पर देश भर में व्यापक चर्चा हुई। लेकिन राजनीति में दागियों की संख्या घटने की बजाय बढ़ती नजर आ रही है। 16वीं लोकसभा के निर्वाचित 543 सांसदों में से 186 के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 2014 के आम चुनाव में करीब 17% उम्मीदवार ऐसे थे जिनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले दर्ज थे। 2009 में आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों की संख्या करीब 15% थी। राजनीति में अपराधियों का दखल सिर्फ चुनाव लड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि वो चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। इसमें बूथ कैप्चरिंग से लेकर वोटरों को डराने धमकाने जैसे संगीन मामले भी शामिल हैं। आप देख रहे हैं आजकल चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे उंगली उठाई जाती है गुजरात के। अरे भाई, तो गुजरात के हैं तो उससे क्या हुआ, कहीं के तो होने हैं उन्होंने।
लेकिन ये उंगली उठाने से उनको भी कितनी तकलीफ होती होगी। यही अगर उनकी अपॉइंटमेंट कोलिजियम के ज़रूर थ्रू हुई होती, आफ्टर ऑल हमारे यहाँ जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ नहीं है उनके लिए भी कोलिजियम है। चुनाव सुधार की दिशा में निर्वाचन आयोग का पहला बड़ा फैसला 1982 में आया। इस साल केरल की परूर विधानसभा सीट पर मतपत्र की बजाय इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन यानी ईवीएम का पहली बार ट्रायल किया गया। इसके बाद 2004 के केरल विधानसभा चुनाव में पहली बार ईवीएम इस्तेमाल हुई। हालांकि वोटिंग मशीन पर भी उंगलियां उठीं, लिहाजा आयोग इन मशीनों से प्रिंटर जोड़ने की योजना पर काम कर रहा है। राजनीतिक हलकों में भी ये बहस का मुद्दा है। इस बीच मशीन में नोटा या इनमें से कोई नहीं का बटन भी जोड़ा गया। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने 1951 के जन प्रतिनिधित्व कानून में बदलाव का आदेश दिया। इसके तहत सजा होते ही सांसद या विधायक की सदस्यता रद्द हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने के साथ साथ 20,000 से ज्यादा के चुनावी चंदे का स्रोत सार्वजनिक करने को भी कहा। पेड न्यूज, चुनाव में अनाप शनाप खर्च, वोटरों को प्रभावित करने पर सुप्रीम कोर्ट ने पिछले कुछ सालों में सख्ती दिखाई है। विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट में भी चुनावी चंदे को लेकर कई सिफारिशें की गईं। विधि आयोग ने कहा कि राजनीतिक दल 20,000 रुपए से ज्यादा का चंदा देने वाले से जुड़ी तमाम जानकारी सार्वजनिक करें। साथ ही कंपनियां राजनीतिक चंदा देने से पहले अपने शेयर धारकों से स्वीकृति जरूर लें। विधि आयोग के मुताबिक पेड न्यूज अपराध की श्रेणी में आए और सरकारी विज्ञापन पर चुनाव से 6 महीने पहले रोक लगा दी जाए। विधि आयोग ने निर्दलीय उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर लगाम लगाने की सलाह भी दी। ऑडिट तो इंडिपेंडेंट होना चाहिए और इंडिपेंडेंट होके वो पब्लिक डोमेन में जाना चाहिए ताकि जनता देख सके कि इन्होंने अकाउंट ठीक दिया है कि नहीं दिया। तो सरकार से पैसा लीजिए, प्राइवेट फंडिंग बैन कीजिए, पूरी उसकी अकाउंटिंग हो और इंडिपेंडेंट ऑडिट हो तो काफ़ी समाधान होगा। इधर चुनाव आयोग लंबे अरसे से ज्यादा स्वायत्तता के अलावा चुनाव कानूनों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के अधिकार की भी मांग कर रहा है। संसाधनों की कमी भी एक बड़ी समस्या है। आयोग के पास अपने कर्मचारी नहीं हैं, बल्कि चुनाव के दौरान उसे सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर रहना पड़ता है। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी। देश में राजनीतिक चंदे को लेकर आ रही जागरूकता के बीच सवाल दूसरे देशों में चंदे को लेकर भी पूछे जाते हैं। जाते जाते आपको दिखाते हैं कुछ प्रमुख देशों में चंदा देने के नियम क्या हैं और साथ ही ये भी जानेंगे कि राजनीतिक दलों को चंदा देने की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए उन देशों में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। नमस्कार। भारत में संसदीय लोकतंत्र को ब्रिटिश विरासत माना जाता है। ब्रिटेन में चंदा देने के 3 प्रमुख स्रोत हैं: सदस्यता, चंदा और सरकारी खर्च। हालांकि ब्रिटेन के राजनीतिक दल कुछ धनी दाताओं पर ज्यादा निर्भर हैं। इसके खिलाफ लगातार आवाजें उठती रही हैं। ऑस्ट्रेलिया के निर्वाचन आयोग के पास सभी दलों को प्राप्त होने वाले चंदे का ब्यौरा पेश करना अनिवार्य है। किसी उम्मीदवार को कोई नागरिक या संगठन $125 से ज्यादा या किसी सीनेट समूह को $625 से ज्यादा चंदा देता है तो उसके नाम और पते को घोषित करना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति किसी पंजीकृत राजनीतिक दल को $935 से ज्यादा चंदा देता है तो उसको आयकर रिटर्न में दिखाना जरूरी है। यूरोप के बहुत सारे देशों में 70% करीब देशों में स्टेट फंडिंग ऑफ पॉलिटिकल पार्टी होती है। उसके डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं। ये पार्टी को चलाने के लिए पैसा चाहिए, इलेक्शन के साल में उनको ज़रा और ज़्यादा दे देते हैं और बाद में एडजस्ट होता रहता है बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस। तो हमारे पास मिसालें इसकी बहुत हैं, उससे सीख सकते हैं। अमेरिका का चुनाव बेहद खर्चीला है क्योंकि इसकी प्रक्रिया बहुत लंबी है। हालांकि यहाँ चुनावी फंडिंग को लेकर कोई खास नियम नहीं है। एक उम्मीदवार कितने वक्त पहले कैंपेन शुरू करे ये भी तय नहीं है। एक अनुमान के मुताबिक अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव में करीब $1 बिलियन तक खर्च होते हैं। यहाँ पैसे के खर्च का हिसाब भी नहीं रखा जाता। चूंकि प्रचार करीब 2 साल तक चलता है, इस दौरान आना जाना, टीवी पर विज्ञापन और कैंपेन के लिए कार्यकर्ताओं पर भारी पैसे खर्च होते हैं।
चुनावी फंडिंग ऐसी चीज़ है जिसके बारे में पूरी दुनिया में कहीं भी पूरी तरह से साफ नहीं है मामला, लेकिन जितना यहाँ पर्दे के पीछे है इतना भी नहीं है। वहाँ लोगों को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबको देनी पड़ती है, वो डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं दिया तो उसको जलील किया जा रहा है। हर चीज़ बाय एंड लार्ज ज़्यादातर चीज़ें ओपनली होती हैं, लेकिन वहाँ 100% ट्रांसपेरेंसी तो वहाँ भी नहीं है। 100% ट्रांसपेरेंसी कहीं हो नहीं सकती, लेकिन हमारे यहाँ 100% ओपेकनेस है। भाई 10%, 20%, 30%, 40%, 50% कुछ तो करो। फ्रांस में 1995 से व्यापारिक समुदाय से चंदा लेने पर पाबंदी लगा दी गई है। यहाँ सरकारी खर्च पर चुनाव होते हैं। चुनाव के दौरान एक व्यक्ति 4,600 से 7,500 यूरो के बीच चंदा दे सकता है। इस पर टैक्स में छूट भी मिलती है। जर्मनी में 6,700 पाउंड से ज्यादा चंदे का ब्यौरा देना जरूरी है। यूरोपियन यूनियन या किसी कंपनी में अगर एक जर्मन नागरिक की हिस्सेदारी 50% से ज्यादा है तो वह 336 पाउंड चंदा दे सकता है। हालांकि यहाँ चुनाव खर्च का बड़ा हिस्सा सरकार चुकाती है। आयरलैंड में कोई भी व्यक्ति एक साल में 4,500 पाउंड से ज्यादा की राशि चंदे में नहीं दे सकता। यहाँ राजनीतिक दलों को 3,600 पाउंड से ज्यादा का चंदा मिलने पर ब्यौरा देना पड़ता है। यूरोप के कई देशों में चुनाव सरकारी खर्च पर होते हैं और ज्यादातर जगह चंदे को लेकर नियम साफ हैं। मोहम्मद फातेह टीपू के साथ जैगम मुर्तजा, राज्यसभा टीवी।